आपके डी फॉर्म कोर्स के जो नई रेगुलेशन आई है, एजुकेशन रेगुलेशन 2020, उसके बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि डी फॉर्म के जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेंगे उनके लिए उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और अपना पढ़ाई का जो मॉड्यूल है वो भी चेंज करना है, क्योंकि सिलेबस चेंज किया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जिसका एक राजपत्र भी उन्होंने निकाला है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास है ये एक एक्चुअली एजुकेशन रेगुलेशन है 2020 की, जिसके अंदर सारी डिटेल्स दे रखी है। मैं आप लोगों के साथ वो डिटेल शेयर करूंगा जो कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से हटाए गए हैं, सेकंड ईयर में किए गए हैं, और कुछ सब्जेक्ट सेकंड ईयर से हटाए गए हैं, और कुछ नए सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन हुआ है। और साथ में मैं आप लोगों को आपकी स्कीम के बारे में बताऊंगा, आपके मार्क्स के बारे में बताऊंगा, आपके एग्जाम के बारे में बताऊंगा, आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका जो कोर्स है डी फॉर्म, तो डी फॉर्म कोर्स आप सब लोग जानते हैं कि एक 2 साल का कोर्स है, और उस डी फॉर्म कोर्स को करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ निम्नलिखित चीजें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। डी फॉर्म एक्चुअली हमारा जो पूरा का पूरा कोर्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। स्टूडेंट्स, क्या है पार्ट 1 में? पार्ट 1 आपका फर्स्ट ईयर है, पार्ट 2 आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर, और पार्ट 3 आपकी ट्रेनिंग है। इन तीनों का जब तक पूरा का पूरा सही रिकॉर्ड नहीं सबमिट होगा, आप इसको सेटिस्फैक्ट्री जब तक पूरे के पूरे को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं होने वाले। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपका जो नेक्स्ट ईयर है, जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर में एडमिशन जो लेने वाले हैं डी फॉर्म के लिए, उनके लिए थोड़ा सा पीसीआई ने सिलेबस जो है वो चेंज किया है। ये जानते हैं एक एक करके कि क्या क्या चेंजेस पीसीआई ने किए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट, सब लोग जानते हैं कि पास इन डी फॉर्म। आपको पता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट में और सेकंड में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पास मतलब उसके लिए एलिजिबल हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, और साथ में आपको सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है 500 घंटे की, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर कवर होती है। डिप्लोमा इन फार्मेसी जैसे मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में कवर है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या है? फर्स्ट ईयर, पार्ट 2 में सेकंड ईयर, और पार्ट 3 आपकी ट्रेनिंग का है। आइए जानते हैं कि पीसीआई ने कहां पे बदलाव किए हैं। स्टूडेंट्स, एडमिशन लेते टाइम आप जब आएंगे नेक्स्ट ईयर में, जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो आपको सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ सब्जेक्ट सेम के सेम है, जैसे कि मैं बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स ऑलरेडी पहले पढ़ाया जाता था, फार्माकेमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता था, साथ में फार्माकोग्नोसी भी पढ़ाया जाता था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी पढ़ाया जाता था। लेकिन स्टूडेंट जो चेंजेस हुए हैं वो कहां पे हुए हैं? सोशल फार्मेसी। यहाँ पे एक सब्जेक्ट आता था हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, तो HECP सब्जेक्ट की जगह अब यहाँ पे क्या है? सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट है। और अगर मैं बात करूं इनके वेटेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल्स भी ऐड किए गए हैं। आपके जो वेटेज है, जो 75 आवर्स की थ्योरी है, 75 आवर्स के आपका प्रैक्टिकल है, और 25 आपके आवर्स का ट्यूटोरियल है। तो ट्यूटोरियल भी ऐड किया गया है इस नए जो हमारा सिलेबस जो चालू होगा, नया जो करिकुलम चालू होगा, उसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आइए अब मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूँ। सेकेंड ईयर में आपके पास सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता था। स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर के अंदर बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते थे, लेकिन अब बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स आप लोग नहीं पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आप कब पढ़ेंगे? सेकंड ईयर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं। तो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है। सेकंड नंबर पर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स शब्द को, जो फार्मास्यूटिक्स वर्ड जो था, फार्मास्यूटिक्स जो सिलेबस में था उसको हटाया गया, और उसकी जगह कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो वो भी सब्जेक्ट वहां से हटा दिया गया है। साथ में आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री जो हमारा फर्स्ट ईयर में था वो सेकंड ईयर में आ गया है। इसके अलावा एक नया सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है, वो है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। कौन सा सब्जेक्ट है? फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एज इट इज है। जूरिस्प्रूडेंस जो आपका सब्जेक्ट था उसका नाम ही चेंज हो गया, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। और आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट ईयर का जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट था वो सेकंड ईयर में आया है, और यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स जो सेकंड था, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो सेकंड था, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते थे, मेडिसिनल केमिस्ट्री आप पढ़ते थे, वो यहाँ से हटा दिया गया है। और जो नए डिटेल है इस सिलेबस की पूरी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। आज जो मैं आपको इस नए एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में जो बता रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ इस चैप्टर के ऊपर ध्यान देना है, ताकि आप लोगों को आप तैयार रहे मेंटली रूप से कि आपका सिलेबस नेक्स्ट टाइम से चेंज हो चुका है। और इसके भी अगर मैं आपको बताता हूं, आर्स कितने आर्स देने हैं,
ये भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन 75, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो 50 का है और ट्यूट 25 आवर्स। सेम 75, 75, 25। यहाँ पे जो चेंजेस है यहाँ देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल है वो 50 के हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो उन्होंने पहले स्कीम जैसा ही रखा है। और साथ में फार्माकोथेरेप्यूटिक, इसमें 25 घंटे का आपका प्रैक्टिकल है, 25 आवर्स, मतलब आपका जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो ईयरली ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ईयरली पैटर्न ही है। जो मार्क्स की स्कीम है उसके बारे में भी आप लोगों को अभी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं है इस सब्जेक्ट का। तो मतलब दोनों ईयर में सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल नहीं है, वो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 1 2 3 4 5, 2 4 5 सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल्स हैं और 5 सब्जेक्ट के ही आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल्स हैं। तो टोटल आपके 10 प्रैक्टिकल्स आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ने हैं। यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा। थर्ड जो स्टेज है आपकी वो है आपकी पार्ट 3 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप कहाँ पे जाके करेंगे? हॉस्पिटल्स में करेंगे। और उस हॉस्पिटल ट्रेनिंग में आपको क्या क्या करना है उसके ऊपर भी यहाँ बहुत स्ट्रेस दिया गया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टॉकिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। स्टूडेंट्स पूरी की पूरे 500 घंटे को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, मैं मोटे तौर पे बोलूंगा। पहला है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग आप देखेंगे इसके अंदर 250 घंटे आपको स्पेंड करने हैं। जहां से भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस भी हॉस्पिटल से आप कर रहे हैं या जहां पे भी परमिशन मिली हुई है, वहां पे आपको 250 घंटे ट्रेनिंग पे ही डिवोट कर, डिस्पेंसिंग में ही डिवोट करने हैं। और बाकी 250 घंटे आपको और अलग अलग जो चीजें हैं जो हॉस्पिटल के लिए आपको हॉस्पिटल में एंट्री जब आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें जानकारी आपको जरूरी है, वो आपको बताता हूं। स्टॉकिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, क्योंकि अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए, इस चीज की भी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ में सेकंड जो पॉइंट है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर्स के बारे में भी पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए वहां पे भी आपको ट्रेनिंग करनी है। नेक्स्ट आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन भी आएगी, तो प्रिस्क्रिप्शन के भी बारे में आपको ख्याल रखना है कि कैसे हैंडल की जाती है। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं कि आपको प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते समय किन किन चीजों का ख्याल रखना है। फिर आता है पेशेंट काउंसलिंग। स्टूडेंट ये जो पार्ट है ये मेन पार्ट है पेशेंट काउंसलिंग। अगर हम देखें सोशल फार्मेसी या फिर फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, ये किस लिए सारी चीजें क्यों आई हैं, ये सारी की सारी चीजें, या कम्युनिटी फार्मेसी, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए ही हैं। हमारा सोसाइटी के लिए जो रोल है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो हमें पेशेंट काउंसलिंग की फॉर्म में ही दिखाना पड़ेगा। हमें पेशेंट्स को बताना है, सारी चीजें गाइड करनी है, ताकि जो पेशेंट हमारे पास वहां पे मिलने आएंगे हमसे या हमारे जो मेडिकल स्टोर पे आ रहे हैं उसको हम प्रॉपर अच्छे तरीके से काउंसिल कर सकें। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं तीनों आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब एग्जामिनेशन की बात करता हूं। तो एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है, आपको साल में एक ही बार एग्जाम होंगे, लेकिन 2 मिड टर्म एग्जाम जिसे हम सेशनल एग्जाम बोलते हैं, वो 2 सेशनल एग्जाम आपके पहले की तरह ही होंगे। इन केस अगर कहीं किसी बच्चे की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है या किसी कारणवश वो पेपर नहीं दे पाता तो एक एक्स्ट्रा एग्जाम भी कराने का प्रोविजन है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो एग्जामिनेशन है एनुअल, उसके अंदर अगर किसी बच्चे का रीअपियर एग्जाम आ जाता है तो रीअपियर की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं ऐसा भी कराने का प्रोविजन है। लेकिन इसका प्रोविजन जो डिसीजन है एग्जामिनिंग अथॉरिटी के पास है। जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी होगी, जैसे आप सपोज करो किसी कॉलेज से अगर आपका जैसे बोर्ड है, बोर्ड आपको बताएगा कि आपका एग्जाम कब कराए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी होगी तो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि वो एग्जाम कब कराए जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एग्जाम, स्टूडेंट 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करके रखनी है अगर आपको एग्जाम में अपीयर होना है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि मिनिमम 75% अटेंडेंस चाहिए। मैं आपको मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ। ये मिनिमम आपको मेंटेन करके रखनी है अगर आपको फाइनल एग्जाम में अपीयर होना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फिर आता है मोड ऑफ एग्जाम। स्टूडेंट्स आपका जो मोड ऑफ एग्जाम है, थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे। आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का आपका इंटरनल होगा। आपका थ्योरी का हो या फिर प्रैक्टिकल का हो, 80 मार्क्स के एग्जाम होने हैं। और आपके जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा जो तरीका है वो उसका फॉर्मेट आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जो पैटर्न है वो फॉलो करना पड़ेगा, या बोर्ड का जो फॉर्मेट है वही फॉलो करना पड़ेगा। अवार्ड ऑफ सेशनल मार्क्स, लेकिन जो सिलेबस है वो सिलेबस यही रहने वाला है। जो अभी तक हमारे जो इंटरनल मार्क्स होते थे वो 20 होते थे और 20 पूरे के पूरे थ्योरी के बेस पे रहते थे। लेकिन इसके अंदर अभी जो डेली असेसमेंट है, डेली एक्टिविटीज हैं, जो डेली आप प्रैक्टिकल करते हैं, क्लास के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, तो इसको भी वेटेज दी गई है।
है इस बार। तो आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो 10 मार्क्स जो कि सेशनल की होगी, और डे टू डे असेसमेंट जो प्रैक्टिकल्स किए गए, क्लास लिए 10 मार्क्स उसके भी दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो ये मार्क्स आपके जाने वाले हैं। तो आपको अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि टीचर्स उसको डिवाइड कर सकता है सारी चीजों में। वहां पे हो सकता है वो डे टू डे असेसमेंट भी आए, उनके अटेंडेंस भी आए, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें वो उसके हिसाब से फैक्टर इन करके, तो आप लोग अगर रेगुलर रहेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, जो भी टीचर कुछ पूछेगा असाइनमेंट आपको देंगे, अगर वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आपको ये मार्क्स भी इजिली मिल सकते हैं। तो 20 नंबर आपके इस बार डिवाइड है 10-10 नंबर करके। नेक्स्ट आता है मिनिमम मार्क्स। स्टूडेंट्स, अब मेन क्वेश्चन आता है कि हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। 40% आपको मार्क्स मिनिमम चाहिए जिससे कि आप पास हो सकेंगे। और अगर आपके फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% या फिर 60% से अबव आते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास की पोजीशन मिलेगी, जैसे कि 60% से ऊपर नॉर्मली मिलती है। 75% या फिर उससे अगर अबव आते हैं किसी भी आपके सब्जेक्ट में तो आपको उस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन भी अवॉर्ड की जाएगी। साथ में एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर में प्रमोट होना है तो आपकी 2 सब्जेक्ट से कम में रीअपियर होनी चाहिए, या फिर आप पहले तो क्लियर पास होने चाहिए, अदरवाइज लिखा हुआ है फेलियर इन मोर देन 2 सब्जेक्ट, आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। मतलब 2 सब्जेक्ट तक तो आपके प्रमोट होने के चांसेस हैं, लेकिन 2 से जैसे ही ऊपर होंगे आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। ये रूल एज इट इज है, इंटैक्ट है, जैसे कि पहले होता था। तो स्टूडेंट, जो सिलेबस के अंदर चेंजेस हुए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अब जब आप एडमिशन लेंगे नेक्स्ट ईयर में तो आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। तो जो भी स्टूडेंट्स डी फॉर्म के स्टूडेंट जो मुझे सुन पा रहे हैं या जो ऑलरेडी जो कर रहे हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर में जो है, जिनके घर में से कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होगा अभी से ही कि उसको डी फॉर्म करना है, तो उनको आप बता सकते हैं कि आपके इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। वो सारे के सारे चेंजेस आपको जो राजपत्र है, मैं इसकी जो कॉपी है वो भी अटैच कर दूंगा अपनी वीडियो के उसमें, तो वहां से भी आप देख सकेंगे। और साथ में आप लोग पीसीआई की वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वहां पर भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।